हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अमित गौरव एडुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ के इस सॉल्यूशन के सीरीज़ में आ गए हैं 7 चैप्टर पे। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जानेंगे कि ये जो 7 चैप्टर है इसका नाम क्या है और इसकी बेसिक बातें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो इसके बाद हर एक क्वेश्चन जो होगा यही टाइप का होगा, हर एक क्वेश्चन जो होगा यही फॉर्मूला से होगा जितना हम अभी बता देंगे। इससे आगे, इससे पीछे, इससे ज़्यादा, इससे कम कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। और इस वीडियो के हर एक बातें बहुत महत्वपूर्ण है, तो हर एक चीज़ को आपको अच्छा से नोट करना है। और एक्सरसाइज जब इसको देखने के बाद बनाइएगा तो खुद बनेगा कन्फर्म। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले देखिए, हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। सबसे पहले एक आपको याद रखना है जो कि ये होता है हमारा एक्स अक्ष। ये हमारा क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। जो लाइन पड़ा हुआ रहेगा, उस लाइन पड़ा हुआ को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। इधर होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश। इधर होता है एक्स, इधर होता है एक्स डैश। फिर ठीक इसके मिडिल में एक होता है वाई अक्ष। ठीक इसके मिडिल में एक होता है वाई अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। इधर होता है वाई, इधर होता है वाई डैश। इधर होता है वाई, इधर होता है वाई डैश। ठीक है। अब बीच में है, जो बीच में होता है हमारा मूल बिंदु। बीच में हमारा होता है मूल बिंदु जिसको 0 लिखते हैं। अब बीच से देखिए ऊपर जाइएगा तब क्या होगा, बीच से नीचे जाइएगा तब क्या होगा, बीच से लेफ्ट में जाइएगा तब क्या होगा, बीच से राइट में जाइएगा तब क्या होगा। बीच से जब आप राइट अनंत तक कहीं भी चल जाइए तो सारा हमारा पॉजिटिव संख्या मिलेगा। कैसा संख्या मिलेगा? पॉजिटिव। कब? जब आप राइट साइड जाइएगा। बीच से जब लेफ्ट में जाइएगा तो आपको सारा निगेटिव संख्या मिलेगा। कैसा मिलेगा? निगेटिव। बीच से जब नीचे जाइएगा, बीच से जब आप नीचे जाइएगा तो आपको सारा का सारा निगेटिव मिलेगा। कैसा संख्या मिलेगा? निगेटिव। बीच से जब ऊपर जाइएगा तो आपका सारा का सारा पॉजिटिव संख्या मिलेगा, जो कि संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से संख्याएं होती है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से चलती जाएगी। ऊपर में 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से होती है संख्या। समझ में आया? अब आपको याद रखने की बात यह है कि इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है। इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है। बीच में मूल बिंदु होता है। अब किसको क्या कहते हैं? जो देखिए, ये चारों भाग आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा इस समतल को 4 भाग में डिवाइड कर रहा है। इस पूरे समतल को 4 भाग में डिवाइड कर रहा है। कौन सा 4 भाग है? जो देखिए 4 भाग में ये डिवाइड कर रहा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग चतुर्थांश कैसे लिखाता है? चतुर्थांश। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। यही आपको याद रखना है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, या फिर अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। या फिर इसको जब हम लोग एक और नाम बोलते हैं कि प्रथम पाद, इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रथम पाद। इसको कहेंगे द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। इस तरह से चीज़ें हम लोग कहते हैं। अब इसमें जो है संख्या, जब हम लोग कोई भी संख्या इसमें रहेगा, देखिए सबसे पहले कोई भी बिंदु को हम लोग जब डिनोट करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक्स का मान होता है, फिर वाई का मान होता है। दो बिंदु, जब कोई भी एक बिंदु को डिनोट किया गया है अच्छों से, सबसे पहले एक्स का मान होता है, फिर वाई का मान होता है। एक्स के मान को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं? कोटि। तो जहाँ भी रहेगा पहले एक्स का रहेगा, बाद में वाई का रहेगा।
यानी प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई संख्या है तो उसमें क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई संख्या है तो वो दोनों पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई संख्या है तो वो दोनों पॉजिटिव होगा। द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई संख्या है तो वो निगेटिव और पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव होगा। पहला निगेटिव होगा, एक्स का मान निगेटिव होगा, वाई का मान पॉजिटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में जब कोई संख्या है तो उसमें क्या होगा कि सब दोनों निगेटिव होगा, एक्स का मान भी निगेटिव होगा और वाई का मान भी निगेटिव होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसमें एक्स का मान पॉजिटिव होगा, वाई का मान निगेटिव होगा। वाई का मान निगेटिव होगा। यानी क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी पूछ सकता है कि आपको दे दिया इस तरह से संख्या -5 और 4, -5 और 4 देख रहा है, आपको दिख रहा है -5 और 4, और बताना है आपको कि -5 और 4 किस चतुर्थांश में होगा, इसमें कौन सा चतुर्थांश में होगा बिंदु। बिंदु जो है 5 और 4 किस चतुर्थांश में होगा। तब आपको ध्यान में लाना है कि पहले में माइनस और दूसरा में प्लस, एक में है, कौन में, दूसरा चतुर्थांश में। देख लीजिए आप, पहला में माइनस, दूसरा में प्लस, मात्र एक ही चतुर्थांश में है। वो कौन सा चतुर्थांश है, तो वो है हमारा। उसके अलावा किसी में ऐसा है कि पहले में माइनस दूसरा प्लस नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला बिंदु जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर पॉजिटिव दे दे, दोनों पॉजिटिव दे दे और बोले कौन सा चतुर्थांश में है, तो आपको याद रखना है कि दोनों पॉजिटिव मात्र एक ही में है, जो कि है प्रथम चतुर्थांश में। अगर दोनों निगेटिव दे दे, -5 और -5, तब आपको याद रखना है कि दोनों निगेटिव मात्र एक ही चतुर्थांश में, जो कि तृतीय चतुर्थांश में। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो ये बातें आपको इसलिए भी याद रखनी। अब आ जाइए, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़ों के रूप में परिभाषित किया जाता है। संख्याओं के जोड़ों से बने बिंदु की स्थिति को बिंदु निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। द्वितीय में क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव। तृतीय में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव। चतुर्थ में क्या होगा, पॉजिटिव। ये है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पीछे आपको बताया। इस तरीके से आपको सारी बातें याद रखनी है, नो बकवास, एकदम कॉन्सेप्ट हम फास्ट में बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट को याद रखना है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं दिक्कत लग रहा है तो अब देखिए। अब क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कि बिंदु 2 दे दिया, चतुर्थांशों का बीच का दूरी दे दिया, 2 3 2 3 2 3 यानी कि और 4 x1 y1 और x2 y2 दे दिया। अब कहेगा कि दोनों के बीच की दूरियां क्या है, जो बताइए। दोनों के बीच की दूरियां क्या है, जो बताइए। तब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, जिसका यूज इसमें भरपूर फॉर्मूला कहेंगे, जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहेंगे, और इसका यूज बहुत भरपूर मात्रा में होता है। दूरी सूत्र क्या होता है, जो देखिए हमको ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला है हमारा, उसको आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि जब 2 बिंदु दे दिया है, पहला बिंदु है हमारा x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2, तो इसके बीच की दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर दूसरा में पहले का घटाओ क्या स्क्वायर करो, रूट के अंदर दूसरा में पहले का y के घटा के स्क्वायर करो। रूट के अंदर पहला का x में दूसरा का x में पहला का x के घटा के स्क्वायर करो, और रूट के अंदर दूसरा का y में पहला का y के घटा के स्क्वायर करो। जैसे कि पीछे जो क्वेश्चन है उसको अगर लेकर के आए, 2 3 4 1, यही ना क्वेश्चन है हमारा। जो क्वेश्चन है 2 3 4 1, ये है हमारा क्वेश्चन। अब ये दोनों बिंदु के बीच में, ये 2 बिंदु है, ये क्या है, 2 बिंदु है, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तब हम लोगों को आपको याद रखना है कि बस इसको कहते हैं हम लोग x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। अब इसके बीच की अगर दूरी निकालने की बात है, तब ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इसमें इसको घटाओ, x2 में x1 को घटाओ, स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, फिर इसको इसमें घटाओ, मतलब दूसरा में पहला के घटाओ, दूसरा में पहला के घटाओ, याद रखिएगा, दूसरा में पहला के घटाओ, क्या याद रखिएगा, दूसरा में पहला के घटाओ और स्क्वायर करो। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, रूट के अंदर। अब रूट के अंदर जाएंगे, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 4 है, माइनस x1 का मान कितना है, तो 2 है, इसका स्क्वायर करो, प्लस y2 का मान कितना है, तो 1 है, माइनस
y1 का मान कितना है, तो 3 है, इसको घटाओ और स्क्वायर करो। जब हम लोग इसको घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 में से 3 गया तो -2 बचेगा, जो -2 का स्क्वायर करेंगे। तो जब रूट के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा, यानी 4 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा 2√2। 8 को लिखेंगे ना, √8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये 2 को 2 निकल जाएगा और अंदर में 1 को 2 बच जाएगा, 2√2, यानी कि 2√2 वर्ग इकाई हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, सॉरी इसका दूरी हो जाएगा। इसका जो हम लोग को दूरी निकालना है, अभी तो क्षेत्रफल नहीं है, अभी दूरी, तो दूरी जो हम लोगों को निकालना है ये हो जाएगा 2√2 इकाई, यानी जो यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट इकाई 2√2 इकाई हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ से यूज होता है हमारा फॉर्मूला। अब एक और क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम आप लोगों को करवाना चाहेंगे। जो हमारा क्वेश्चन था एक और दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको फटाक से करके बताइए। क्वेश्चन है -5 और 7, -5 और 7 और क्या है, -1 और 3, -1 और 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है -5 और 7, -1 और 3। कर रहा है दोनों के बीच की दूरी। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला देखिए, ये है हमारा x1 का मान और ये है हमारा y1 का मान, ये है हमारा x2 का मान और ये है हमारा y2 का मान। सबसे पहले दूरी सूत्र का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या होता है, हमारा जो दूरी सूत्र होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एकदम इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। नहीं रखते हैं ना तो याद रखिएगा इसे। दूसरा का में पहला का घटाओ, दूसरा का x में पहला का x के घटाओ, स्क्वायर करो, जोड़ो, फिर दूसरा का में पहला का y के घटाओ, स्क्वायर करो। रूट के अंदर क्या करना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र है √x2 x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इस तरह से होगा। √x2 का मान कितना दिया हुआ है, तो x2 का मान -1 है, माइनस y1 x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है, 3 है, y1 का मान कितना है, 7, बस वैल्यू रख लीजिए का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको याद रखना है। बस माइनस प्लस में कोई प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जो माइनस दिया गया उस माइनस को वहाँ पे आप लोगों को देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा √(-1 - 1 माइनस क्या हो जाएगा, +5 -+5 पूरा का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा -4 का होल स्क्वायर बराबर √(-1 में से +5 करेंगे, -1 में से +5 करेंगे तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो जब हम लोग करेंगे -4 या +4 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, जो कि हो जाएगा √32 इकाई। ये हमारा दूरी निकल जाएगा। ये दोनों दो बिंदु दिया हुआ है, जो हमारा ये बिंदु और ये बिंदु, यहाँ पे क्या है, दो बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु ये दो बिंदु, दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो हमारा हो जाएगा √32 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √32 इकाई हो जाएगा। होगा या नहीं बताइए, कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है इस क्वेश्चन में, होगा या नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हम लोग अगला हम लोग को क्या जानना है, जो यानी कि अगर यहाँ से अब दो बिंदु के बीच की दूरी अगर कभी भी पूछता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो फटाक से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका फटाक से यूज करना है और वो क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है दिक्कत। उसके बाद आपको याद रखना है चतुर्थांश यानी चरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए तो सिंपल बात जो कि हम पीछे आपको बता चुके हैं, चतुर्थांश और चरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रथम पाद, तो प्रथम पाद में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, जो आप जाके देख सकते हैं पीछे। प्रथम पाद में क्या होता है, प्रथम पाद, तो प्रथम पाद में दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। द्वितीय पाद में क्या होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तृतीय पाद में क्या होता है, दोनों नेगेटिव। चतुर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि प्रथम में दोनों पॉजिटिव, तृतीय में दोनों नेगेटिव, द्वितीय में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, चतुर्थ में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये होता है। मूल बिंदु पर x नियामक y नियामक दोनों शून्य होता है। मूल बिंदु पर दोनों का वैल्यू 0 होता है। भुज एफसी का किसी बिंदु y के से दूरी को x के मान को हम लोग भुज कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं, हम लोग कोटि कहते हैं। बात ही नहीं। अब यही चीज़ ऐसे हो जाता है कि जब y का नियामक 0 हो गया, यानी कि सिर्फ वो x पे चल जाएगा, और x पे चल गया तो यानी x का मान हो गया, जिसको हम लोग भुज कहते हैं। अगर x का नियामक 0 हो गया, यानी वो y पे चल गया तो y को हम लोग कोटि कहते हैं, एफसी का और ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी प्रकार का, बिल्कुल दिक्कत नहीं। फटाक से हम लोग निकलेंगे इस बात को आगे बढ़ते हुए, भुज और कोटि। अब है हमारा कि दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु निकालने। अगर कोई क्वेश्चन है और
उस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदु दिया है, उस दो बिंदु के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा। दो बिंदु दिया है, उस दो बिंदु के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा अगर पूछ दो। जैसे कि हम क्वेश्चन एक लेते हैं, पहला 2 3 और 4 5, 2 3 और 4 5, जो कि शायद निर्देशांक ज्यामिति में एग्जिस्ट भी करता होगा या नहीं, ले लीजिए, ठीक है। ये है हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। अब कह रहा है कि बताना है इसका मध्य बिंदु क्या है। तो जब भी मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको याद रखना है x1 + x2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 + x2 जब हम लोग करेंगे यानी कि 2 + 4 करेंगे, x1 + x2 यानी कि 2 + 4 करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x1 सबसे ईजी हमको सबसे इसमें यही लगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ करके आधा करना है और फिर से y के दोनों को जोड़ करके आधा करना है, ये हमारा मध्य बिंदु है। x के दोनों नियामक को जोड़ करके आधा करना है और y के दोनों नियामक के जोड़ करके आधा करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो x1 + x2, x1 का मान 2, x2 का मान 4 यानी कि 2 + 4/2, y1 + y2 यानी कि 3 + 5/2, 4 और 2 6, 6/2, 5 और 3 8, 8/2। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, यानी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 3 और 4। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 3 और 4, x का मान 3 और y का मान 4। समझ में आया, बहुत ही सिंपल। कभी भी दो बिंदु दे दिया है जो कि बिंदु है 2 और 3 और 4 और 5, x का नियामक y, x1 का नियामक y, y1 का नियामक 3, x2 का नियामक 4, y2 का नियामक 5। जब भी ऐसा दे दे और मध्य बिंदु पूछे तो कुछ नहीं करना है, x के नियमों को जोड़ के आधा कीजिए, y के नियमों को जोड़ करके आधा कीजिए। जब हम लोगों ने ये चीज़ किया तो आया 3 और 4, जो कि यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर। बताइए समझ में आया, समझ में आया या नहीं समझ में आया, जो बताइए। कोई दिक्कत है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में अगर दिक्कत नहीं है तो आइए अब अगला क्वेश्चन है। अब ये तो मध्य बिंदु कहे या हाफ निकालने के लिए कहे तब वो फॉर्मूला है, लेकिन अब कहेगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 7 -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम हमारा फॉर्मूला याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, सबसे पहले उसमें दो नियामक रहेगा, x1 y1, x2 y2, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब करना बस क्या है, किस अनुपात में। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन दे दे कि m/n, तो एक m और n का मान रहेगा, जैसा कि आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं 2:3, यानी कि m/n, m का मान इतना, m का मान इतना, और ये हमारा x1 का मान, ये हमारा y1 का मान, ये हमारा x2 का मान, ये हमारा y2 का मान। इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया तब आपको सिंपल याद रखना है, हमारा फॉर्मूला होता है mx2 + nx1, mx2 + nx1 बटा m + n। x का मान क्या होगा, तो mx2 + nx1 बटा m + n, m और x2 + x1, या फिर इसको लिखने का सिंपल तरीका ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए x2, सबसे पहले लिख लीजिए m + n, फिर बटा में भी लिख लीजिए m + n। इतना तो कर सकते हैं। जब आपको x का फॉर्मूला इसका निकालना है तो m + n ऊपर में भी, m + n नीचे में भी। यहाँ पे नीचे लिखिए x2, यहाँ पे नीचे लिखिए x1। समझ में आया। सेम प्रोसेस हम लोगों को y के साथ भी करना है। यहाँ पे लिखिए m + n, नीचे लिखिए m + n। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y1। समझ में आया हमारा फॉर्मूला क्या होता है। x1 क्या होता है, x का निर्देशांक। y2 क्या होता है, दूसरे जो एक और x रहेगा उसके निर्देशांक। y1 क्या होता है, पहले रेखा का x का y का निर्देशांक। y2 क्या होता है, दूसरे रेखा का y का निर्देशांक। m क्या होता है, जिस विभाजन अनुपात का पहला भाग विभाजन अनुपात का दूसरा भाग n होता है। यानी फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है कि जो हमारा विभाजन सूत्र होगा उसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा और m अनुपात n में विभाजन करेगा, यानी विभाजन कितना अनुपात में कर रहा है जो दिया गया। तो विभाजन सूत्र आपको याद रखना है, विभाजन सूत्र जिसमें x बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, सिंपल लिखिए। क्या लिखिए, यहाँ पे गड़बड़ाए नहीं गड़बड़ाए, m + n बटा m + n, x2 फिर x1, ये हो गया हमारा, कॉमा, फिर y दीजिए, फिर दीजिए m + n बटा m + n, फिर क्या दीजिए y2 + y1। यहाँ पे y होगा, ठीक ना। आगे लगता है y लिखे हैं, हाँ बिल्कुल y लिखे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत होगा, यानी कि m x2 + x1n, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं
एन एक्स वन और m प्लस एन वाई बराबर m वाई टू प्लस, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले लिखिए बाद में लिखिए, जब गुने में है तो इसमें कोई दिक्कत है वाई में। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जो कि है हमारा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन वाई बराबर एम वाई टू प्लस एम वाई वन बराबर एम प्लस एन। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो इस पर हम लोग रखते हैं, तो इस पर जब हम लोग रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा एम एक्स टू, एम का मान कितना है 2 गुने एक्स टू का मान कितना है 4 प्लस एन एक्स वन, एन का मान कितना है 3 गुने एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन का मान है -1 बटा एम प्लस एन यानी कि 2 प्लस 3, फिर वाई बराबर एम वाई टू, एम का मान कितना है 2 गुने वाई टू का मान कितना है, वाई टू का मान है हमारा -3, वाई टू का मान प्लस एन एक्स वन, एन का मान कितना है 3 गुने वाई वन का मान कितना है, तो वाई वन का मान है 7 बटा एम प्लस एन, एम का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है 3, गुना कीजिए इसको, 4 दूनी के 8 और 3 एकम -3, 4 दूनी के 8 और 3 एकम -3, 8 में से 3 का कितना बचेगा 5, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, 3 दो क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 कटेगा, एक्स का मान नियामक कितना आ गया 1, एक्स का नियामक आ गया 1, इसको भी गुना कीजिए, कहीं पे गलती नहीं कर रहा है, 4 दूनी के 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5 बचे, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे गुना करेंगे 3 दूनी के 6 तो -6 हो जाएगा, 7 या 21 तो ये हो जाएगा 21, जो कि प्लस में होगा, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 15, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 दो 5, 5 से कटेगा 5 या 15, y का मान आ गया 3, y का मान आ गया 3, यानी जो हमारा निर्देशांक जो हमारे लोगों को ज्ञात करना था, जो इस बिंदु को इस अनुपात में विभाजित करेगा, वो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा एक्स वाई, जो कि हमारा मान आ गया 1 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सा चीज़ है, समझ में आया। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखते हैं बहुत ही बेहतर कर पाइएगा, कोई आपको नहीं रोक पाएगा इस चीज़ के लिए, समझ रहे हैं इस बात को। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो है विभाजन सूत्र का, जो कि बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अब है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए दे दें, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको 3 बिंदु दे दिया, ठीक है, 3 बिंदु दे दिया ए बी सी, जहाँ हमारा हो जाएगा ए पे क्या हो जाएगा x1 y1 बी पे क्या हो जाएगा x2 y2 और सी पे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा x3 y3। 3 बिंदु जब दे दिया है निर्देशांक में, और जो कि 3 बिंदु दे दिया यानी कि वो क्षेत्रफल त्रिभुज बना रहा है अगर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपल आपको सबसे पहले हमारा फॉर्मूला याद रखना है। कैसे करना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 लिखिए, ठीक है, फिर क्या कीजिए, फिर लिखिए हमारा x1, फिर बीच में स्पेस दीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर लिखिए x2, फिर बीच में स्पेस दीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर लिखिए x3, लिख लिए इतना। अब क्या करना है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, सिंपल है, जैसे कि फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस सी का हल स्क्वायर में ए बी बी सी सी, इस तरह से वैसा ही इसमें भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 2 से 3 पे गए, फिर 3 से कहाँ जाएंगे 1 पे, फिर हो जाएगा y3 माइनस y1, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे, फिर 1 से 2 पे फिर से जाएंगे y1 माइनस y2। ये फार्मूला का तरीका आपको याद रखना है। कैसे तरीका याद रखना है फार्मूला का, पहले 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखने के बाद सबसे पहले x1 लिखिए, बीच में जगह छोड़िए, फिर x2 लिखिए, बीच में जगह छोड़िए, फिर x3 लिखिए। अब 3 चीज़ है, क्या है हमारा 3 चीज़ ये है कि हमारे पास y2 है, देख लीजिए क्या क्या है, y2 है, y3 है और y1 है, यही ना 3 चीज़ें है। सबसे पहले 2 से 3 पे हम लोग जाएंगे, 2 से 3 पे y2 माइनस y3 चल गए, y2 माइनस y3 चल गए, ये x2 जहाँ था वहीं रहेगा। फिर हम लोग 3 से 1 पे जाएंगे, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे, फिर 1 से 2 पे, फिर 2 से 3 से, ऐसे जाते हैं। तो 2 से 3 पे गए, फिर 3 से 1 पे जाएंगे, यानी कि हम लोग जाएंगे y3 माइनस y1, फिर 1 से फिर से 2 पे जाएंगे, 1 से कहाँ जाएंगे 2 पे, यानी y1 माइनस y2। इस तरह से आपको फार्मूला, ये तरीका में अगर आप याद रखते हैं तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा, जो कि आपको हो सकता है बहुत हार्ड लगे, लेकिन है बहुत ही आसान सा फार्मूला। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है कि ये शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फार्मूला हम याद करवाना चाहेंगे, जो कि हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 इंटू, सबसे पहले क्या करेंगे x1 लिखेंगे,
x1, बीच में स्पेस देंगे प्लस देंगे, फिर हमारा x2 लिखेंगे, बीच में स्पेस देंगे प्लस देंगे, फिर हमारा x3 लिखेंगे। इतना करते थे। अब x1 के बाद चीज़ ये याद रखना का था कि y2 माइनस y1 करना था, y2 माइनस y3 करना था, y2 माइनस y3 करना था। फिर यहाँ पे x1 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x1 प्लस जो कि बन जा रहा है x1, y2 माइनस y3 करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे x2 है तो x2 को और इधर करीब में लिखते हैं। फिर हम लोगों को क्या करना है y3 माइनस y1 करना है, y3 माइनस y1। फिर क्या करना है हम लोगों को y1 माइनस y2 करना है। बस इतना कर दिए, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान और y3 का मान दिया गया है। इसको आप लोग बाहर करके भी लिख सकते हैं। सिंपल हम लिखेंगे 1/2 इंटू x1, x1 का मान कितना है 4, इंटू y2 माइनस y1, y2 6 है, y1 2, यानी कि y2 माइनस y3, यानी कि 6 है y2, 5 है y2। इसमें सिर्फ कंफ्यूजन नहीं करना है, मतलब हड़बड़ी में सिर्फ इसमें गलती नहीं करना है कि जिसका वैल्यू दिया है वहीं उसी का लिखना है। ऐसा नहीं है x1 की जगह y1, y1 की जगह y2, y3, ये वाला गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। कह रहा है कि y2 माइनस y3, तो यानी y2 का मान 5, y3 का मान 4, तब 5 माइनस 4 हो जाएगा, हो गया प्लस। फिर x2 लिखना है, x2 यानी कि 6 इंटू y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है तो 4 है, y1 का मान कितना है तो 2, यानी कि 4 माइनस 2 प्लस x3, x3 का मान कितना है 1 है, 1 लिख दिए, इंटू y1 माइनस y2, y1 का मान 2, y2 का मान 5, यानी कि 2 माइनस 5 करना है, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें नहीं है। अब हो जाएगा 1/2 इंटू 5 में 4 गया 1, 1 4 में गुना हो जाएगा तो 4 ही रहेगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, 2 से 6 में गुना कीजिए तो 12 हो जाएगा, 2 में से 5 गया तो -3, -3 को 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा -3, माइनस प्लस माइनस, ये -3 यहाँ पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारा आसान काम हो गया, 1/2 इंटू 4 और 12 को जोड़िए तो 12 4 कितना होता है, 12 4 16, 16 में से 3 को घटाइए तो ये हो जाएगा 13, जो कि आंसर हमारा आ जाएगा 13/2, कितना हो जाएगा 13। या तो डायरेक्ट आप घटा भी सकते थे, 12 में से 3 गया 9, 9 4 13, ऐसे भी होता है, या तो 12 4 16, 16 में से 3 गया 13, 1/2 को 13 से गुना करेंगे यानी 13/2 इकाई वर्ग इकाई आ जाएगा। चूँकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इतना वर्ग इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें सबसे कठिन बात ये है, फॉर्मूला याद रखना, जिसके लिए हम तरीका बता दिए हैं आप लोगों को कि 1/2 x1 x2 x3 लिख दीजिए, फिर y2 से y3 में जाइए, y3 से y1 में जाइए, y1 से y2 में जाइए, और ये हमारा आराम से वैल्यू रख दीजिए, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये हमारा कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के लिए क्या करना है, फिर जो हमारा दूरी सूत्र है कि दूरी सूत्र को कैसे निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये है कि दूरी सूत्र याद रखना है, दूरी सूत्र के बाद मध्य बिंदु का सूत्र जो है हमारा वो याद रखना है, उसके बाद हमारा विभाजन सूत्र का याद रखना है कि किस क्वांटिटी में विभाजन कर रहा है, किस अनुपात में विभाजन कर रहा है। उसके बाद हमारा याद रखना है हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो मेन इंपॉर्टेंट जरिया है ये। अगर इतना चीज़ आप लोग याद रखने हैं तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, और ये अगर याद है तो आपको सब कुछ याद है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बनाना है ना ही है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 बिंदु आपको याद रखना है। कौन सा 5 बिंदु, जो देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाक से। इतना अगर बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इतना आप अगर याद रखते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति जो आपको हार्ड लगता है वो बहुत आसान लगेगा, और इतना से बाहर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं रहता है। कह रहा है कि x1 और x2, x1 और y1 और x2 और y2 के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। p इंटू एक्स की मूल बिंदु क्या हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। p इंटू एक्स वाई के निर्देशांक जो बिंदु x1 और y1 को x2 और y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड m1 और m2 पे अनुपात में विभाजन करते हैं, तो ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र, ये होगा हमारा दूरी सूत्र। ये मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना रहेगा तब ये हो गया हमारा विभाजित। मेन इसमें ये याद रखना है क्या, जो हमारा ये होता है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। बस सिंपल क्या करना है, x2 x1 या फिर m प्लस m1 m प्लस n और m n की जगह कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे दे दिया है m1 m2 तो m प्लस n करना है, x2 x1 लिखना है, फिर y2 y1 लिखना है, ये हमारा विभाजन सूत्र बन जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जब हम लोगों को दो बिंदुओं का मध्य बिंदु का देगा तो बहुत ही ईजी है कि जो हमारा निर्देशांक है x वाला को जोड़ करके 2 से भागा दे दो, जो हमारा निर्देशांक है y वाला को जोड़ करके 2 से भागा दे दो, ये हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 लिखना है, फिर x1 लिखना है, फिर x2 लिखना है, फिर x3 लिखना है, फिर y2 y3 y1 y1 y2, इस तरह से अगर कर देते हैं
ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा। बस इतना पॉइंट अगर आप याद रखने हैं तो आपके निर्देशांक ज्योमेट्री के सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे और आपको समझ में आएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रूल्स हैं और फॉर्मूलास हैं, जो कि आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा।